अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मस्तीनिया ग्रेविस। पहले हमने इन्फेक्शंस पढ़े थे नर्वस सिस्टम के, अब हम पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर्स। मीन अगर नर्व आ रही है और मसल को सप्लाई कर रही है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका है मस्तीनिया ग्रेविस। मस्तीनिया ग्रेविस जो है वो आपका 3 स्टार टॉपिक है, यूक्यू आता होता है और इसके अलावा इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीएनएस में। माइस्थीनिया ग्रेविस का लिटरल मीनिंग जो है वो है ग्रेव मसल वीकनेस। मेनली ये डिजीज जो होती है ये ऑटोइम्यून होती है और ये मोस्टली फीमेल्स में पाई जाती है। अडल्ट लाइफ में 15 to 50 इयर्स की जो फीमेल होती हैं उनमें ये मोस्ट कॉमन होता है। अगर मेल्स में होगा तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो जरा लेट होगी, लेकिन फीमेल्स की थोड़ी सी पहले होती है। अच्छा जी, मैंने जैसे बताया आपको कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सो इसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। किसके खिलाफ बनेंगी? आपने पढ़ा होगा साइनेप्सिस जहाँ पे होती हैं वो होती हैं हमारी एक्सोन और साथ जो हमारे मसल्स की एंड प्लेट होती है वहाँ पे एक जंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो ये जो है न्यूरॉन्स का पार्ट है, ठीक है, जो कि मोटर एंडिंग है इसकी, जो कि सप्लाई कर रही है किसको? मसल को। यहाँ पे जो जंक्शन होता है इसका एक होता है प्रीसाइनेप्टिक, साइनेप्सिस से पहले वाला हिस्सा, और एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक। प्रीसाइनेप्टिक पे जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है यहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम जो है अंदर की तरफ मूव करता है। कैल्शियम अंदर की तरफ आएगा, आने के बाद यहाँ से जो है वेसिकल्स जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन होगा उसको स्टिमुलेट करता है, वो आके मेम्ब्रेन से लगते हैं और बाहर जो है वो एसिटाइलकोलिन निकाल देते हैं। ये हमारे पास क्या है? एसिटाइलकोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे ट्रांसमिट करना है नेक्स्ट सिग्नल्स को। एसिटाइलकोलिन ने एंड प्लेट पे लगना है जाके, कहाँ पे? एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे। इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो यहाँ पे लोकेटेड होते हैं। अब जो रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे, इन रिसेप्टर्स पे आके एसिटाइलकोलिन लगना है, लेकिन क्या होता है कि बॉडी के अंदर मस्तीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट में इन रिसेप्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडीज लगती हैं जो कि आके अटैच हो जाती हैं, अटैच होकर इनको जो है इनएक्टिव कर देती हैं। मींस अब ये एसिटाइलकोलिन के साथ नहीं लग सकते। जब ये एसिटाइलकोलिन के साथ नहीं लगेंगे तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। इट मींस कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो बिल्कुल उनकी वीकनेस हो जाएगी। हमने ये करना है कि इसके अंदर जो मेनली होती हैं, ओके, इस तरह से जो है मस्तीनिया ग्रेविस जो है उसकी प्रेजेंटेशन होती है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। ओके, एक तो हमारे पास एंटीबॉडीज होंगी अगेंस्ट द एसीएच रिसेप्टर जो कि हमें ब्लड में मिलेंगी। एक तो हमारे पास ये कॉज होगी। इसके अलावा एक एंटीबॉडीज होती हैं जो कि होती हैं मसल्स के स्पेसिफिक मस्कुलर स्पेसिफिक काइनेज। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि पोस्ट साइनेप्टिक के ऊपर जो रिसेप्टर्स होता है उनको मेंटेन रखता है। अगर इसके खिलाफ ही एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो ये काइनेज नहीं होगा, काम नहीं करेगा। ये काम नहीं करेगा तो ये मेंटेन नहीं रहेंगे। ये मेंटेन नहीं रहेंगे तो आस्ते आस्ते जो है रिसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे। इस तरह से एसिड जो है वो अपना काम नहीं कर सकता, साथ काम नहीं कर रहा तो यहाँ पड़ा रहेगा, यहाँ पड़ा रहेगा, तो उसके बाद एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस जो है वो उसको डिग्रेड कर देगा। क्योंकि जैसे ही काम एक्शन आता है, एसिड ने अपना काम किया, बाकी जितना एसिड बच जाता है वो सारा डिग्रेड हो जाता है बाय एस्ट्रेस। ये जो दो कॉजेज हैं ये इंपॉर्टेंट है। किसी के अंदर अगर ऑटो एंटीबॉडीज एसिड के खिलाफ नहीं है तो वहां पे आपको मस्क वाले जो है ऑटो एंटीबॉडीज मिल सकती हैं। मस्तीनिया ग्रेविस जो है वो प्रेसिपिटेट कर सकती है बाय पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड और क्विनोलोन्स। हमने ये तीनों ड्रग्स जो हैं वो ऐसे पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हमने ऐसे मस्तीनिया वाले पेशेंट में नहीं देना क्योंकि ये इसको बढ़ा देती है बीमारी को। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके। पेशेंट जो है ना आपके पास आती है, उसने क्या बताना है आपको कि इसको कौन कौन सिम्टम्स हो सकते हैं। ओक्यूलर के सिम्टम हो सकते हैं, फेशियल के हो सकते हैं, बल्बर के हो सकते हैं। इसके अलावा प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस के साथ पेशेंट आ सकता है। मेन जो अर्लीस्ट सिम्टम होते हैं वो होता है टोसिस। टोसिस का मतलब ये होता है कि आईलेट जो है अपनी जो आंख के ऊपर आईलेट होती है वो उठा नहीं पाता, वो गिर जाती है नीचे की तरफ,
उसे हम कहते हैं कि उठाए तो वो नहीं उठा पाता। इसके अलावा डिप्लोपिया भी हो सकता है। फेशियल की भी नॉर्मलिटीज भी आ सकती हैं, ठीक है। फेस के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो सकते हैं। बल्बर सिम्टम आ सकते हैं। बल्बर क्या होते हैं? बल्बर जो होते हैं मसल्स, वो कौन कौन से होते हैं? वो फेस के, नेक के और हेड के मसल्स को हम बल्बर कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा होता है बल्बर एरिया ऑफ द ब्रेन स्टेम, वो उसे कंट्रोल करता है। सो अगर ये मसल्स वीक हो जाएंगे बल्बर के, तो उसे क्या होगा? च्यूइंग वीकनेस होगी, स्वेल्विंग नहीं होगी उसे, और उसे बोला भी नहीं जाएगा। तो ऐसे पेशेंट क्या होगा कि ये जो मेनली सिम्टम्स आते हैं ये ज़्यादा हो जाती हैं एट द एंड ऑफ द डे, या फिर अगर पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको फौरन से जो है वो वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, उसे बोला नहीं जाएगा, टॉसिस हो जाएगी। सो अगर आपका यूक्यू आता है तो उसमें कहते हैं कि पेशेंट की प्रोक्सिमल मसल वीकनेस है, या वो देगा सिमेट्रिकल मसल वीकनेस है। प्रोक्सिमल का मतलब ये है कि वीकनेस पेरिफेरी से स्टार्ट होगी टुवर्ड्स सेंट्रल। इसके अलावा जो है शोल्डर गर्डर मसल्स वीकनेस होगी। इसका मतलब ये है कि शोल्डर के मसल्स होंगे वो वीक होंगे, जिसकी वजह से कोई भी वो ऐसा काम नहीं कर पाएगी जो शोल्डर से ऊपर हो, जैसे कंघी करना या हाथ उठाना या कुछ सामान उठाना, तो वो उसकी वीकनेस होगी। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आपका कि मस्कुलर ग्रेविस में सेंसरी और रिफ्लेक्सेस बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, उसकी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती। सो इस तरह से जो है इसकी प्रेजेंटेशन है। लेकिन साथ ही जो पेशेंट आएगी उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको थाइमोमा हो, तो सीटी टेस्ट करवाते हैं थाइमोमा देखने के लिए, उसका ट्यूमर जो है वो उसके साथ एसोसिएट कर सकता है। इसके अलावा थेराटॉक्सिकोसिस भी हो सकता है, कुछ और ऑटोइम्यून डिजीज हैं वो भी इसके अंदर हो सकती हैं। मस्तीनिया ग्रेविस को अगर हम इन्वेस्टिगेट करें तो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है? हम करते होते हैं टेंसिलोन टेस्ट। टेंसिलोन टेस्ट में क्या होता है कि हम यूज करते हैं एड्रोफोनियम, एड्रोफोमिन ब्रोमाइड होता है। एड्रोफोमिन ब्रोमाइड एक ऐसी ड्रग है जो कि शॉर्ट एक्टिंग है, किसकी? एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करती है, ठीक है। सो शॉर्ट एक्टिंग क्या करती है कि इसको इनहिबिट कर देगी। जैसे इसको इनहिबिट करेगी, रोकेगी, उससे क्या होगा? जो ACH हमारे पास पड़ा हुआ था वो डिग्रेड नहीं होगा। अगर वहाँ पे एक रिसेप्टर भी है, सपोज करेंगे एंटीबॉडीज ने बाकी रिसेप्टर्स खत्म कर लिए, सिर्फ एक रिसेप्टर है वो काम कर रहा है, लेकिन इसने काम किया, लेकिन फौरन से क्या हुआ कि AC जो है वो क्लियर हो गया मैदान से। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने ACH को यहाँ पे रहने देना है, इसको डिग्रेड नहीं होने देना, इस तरह से इसका काम होता रहेगा। जो एक्टिव होता रहेगा तो इट मीन्स कि उसको इम्प्रूवमेंट होगी। जैसे इसको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होगी आईलिड की मसल्स की, हम कहेंगे कि पॉजिटिव टेस्ट आ गया है। इसके अलावा हमने नर्व कंडीशन स्टडी करवानी है। जैसे ही हम देखते हैं एक्शन पोटेंशियल को, तो वो ऐसा ऐसा जैसे हम भेजते हैं एक्शन पोटेंशियल, तो उसका डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स आता है, मीन्स उसका जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा ऐसा डिके कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी करवा सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपने ब्लड कलर देखना है कि एंटी मस्क एंटीबॉडीज है वो हमने देखनी है। इसके अलावा जो हमारे एंटीबॉडीज हैं ACH रिसेप्टर के अगेंस्ट, वो भी हमने इसके अंदर जो है ना वो देखनी है। तो ऐसे सीटी करवाएंगे ताकि थाइमोमा को डायग्नोस कर लें। इसके अलावा आप स्क्रीनिंग करवानी है कि कोई और ग्लैंड वगैरह इन्वॉल्व तो नहीं है इसके अंदर, ऑटोइम्यून डिजीज जो है वो बाकी भी हो सकती हैं। मस्तीनिया ग्रेविस के साथ ही बता देती हूँ, वो है लैम्बर्ट ईडन मस्तीनिक सिंड्रोम। लैम्बर्ट ईडन मस्तीनिक सिंड्रोम जो है ये मेनली क्या होती है कि इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को अटैक करती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। सो उसको डिस्ट्रॉय करेंगी तो इट मींस कैल्शियम नहीं आएगा तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इसके सिम्टम्स भी तकरीबन ऑलमोस्ट इसकी तरह के ही होते हैं, लेकिन इसका जो टारगेट है वो ये है। ओके, अब हम पढ़ते हैं मस्तीनिया ग्रेविस की क्या ट्रीटमेंट होती है। जितने भी ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं दुनिया में, उनको आप बिल्कुल एरेडिकेट नहीं कर सकते, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसे कंट्रोल कर सकते हैं किसी न किसी सूरत में। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि पेशेंट के क्योंकि रिसेप्टर्स नहीं है तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है वो नहीं आ रही। ऐसी कंडीशन में पहले हमने टेस्ट करने के लिए एड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग यूज़ की थी, जो कि हम डायग्नोस करे थे, उससे पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो रही थी। सो सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव करने के लिए हमने कोलिक स्ट्रिनेस, जो कि लॉन्ग एक्टिंग हमारे पास एक है पायरोस्टिग्मीन, हाँ हम देंगे इस पेशेंट को ताकि इसके सिम्टम्स रिलीव हों फिलहाल के लिए। और साथ पायरोस्टिग्मीन के साइड इफेक्ट होते हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डायरिया हो सकता है, सिक्रेशन ज़्यादा हो सकती हैं। ऐसी कंडीशन में हमने साथ देना है प्रोपेनथिलीन। प्रोपेनथिलीन जो है वो इसके साइड इफेक्ट को कम करती है।
सेकेंड हमारे पास सबसे पहले हम ट्रीटमेंट को जो है वो 4 में डिवाइड कर दिया है। सो अक्यूट को हमने ठीक किया, इसके अलावा अक्यूट ट्रीटमेंट को हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन से भी ठीक कर सकते हैं। आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे तो उससे भी इम्प्रूवमेंट होगी। इसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज कहते हैं कि इसमें ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको निकालना या उनकी सफाई करना, तो ये भी थोड़े कुछ अर्से के लिए जो है इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन फिर से जो है एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वैसे ही वो जो है मस्ती में वो करती हैं, लेकिन सिम्टम थोड़े से रिलीव हो जाते हैं इससे। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो हमें पता है कि ऑटो इम्यून है। सो ऑटो इम्यून को हमने क्या करना है, सप्रेस करना है। तो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे, तो हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देना है, प्रेडनिसोन दे सकते हैं। साथ ट्रीटमेंट में हमने इसके अंदर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी है, जो कि है एज़ोथेरेपिन। एज़ोथेरेपिन जो है वो 2.5 mg पर kg अकॉर्डिंग पेशेंट को देनी होती है। दूसरी जो है मैकोफेनोलेट मोफिटल भी है, लेकिन ये इतनी यूज़ नहीं होती। एज़ोथेरेपिन जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा हमें पता है कि इसके अंदर थैमोमा बन जाता है, पेशेंट के अंदर हो सकता है। सोसीटी करके हमने कंफर्म किया, अगर थैमोमा प्रेजेंट है तो हमने थैमेक्टमी कर देनी है, इससे भी पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो ये जो है 4 स्टेप्स में आपने इसकी ट्रीटमेंट को याद रखना है, जो कि आपके यूट्यूब के लिए इम्पोर्टेंट है।